बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। आज इंडिया के लिए एक बहुत बुरा दिन साबित हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर के। और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इंडिया वालों से ये पूछ रहे होंगे कि कैसा रहा संडे, हमसायों पड़ोसियों। ये वो हमसे अक्सर पूछा करते हैं। आज इंडिया का सुपर संडे बनने जा रहा था, लेकिन ये सुपर संडे उनके लिए बहुत ही शर्मनाक किस्म का दिन बना है उनकी क्रिकेट के लिए, क्योंकि बुरी खबरें आई हैं। शर्मनाक शिकस्तों का सामना करना पड़ा है, एक नहीं दो शिकस्तों का सामना करना पड़ा। और जो मेंस टीम है उसको तो बहुत बदतरीन शिकस्त हुई है। आईपीएल के शेर जो हैं वो आयरलैंड जैसी लो रैंक टीम के सामने जाके ढेर हो गए हैं। ऐसी खबरें हम सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सुना करते थे, लेकिन अब ये इंडिया के बारे में भी सुनने को आ रही हैं। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। आपको पता है आयरलैंड के हाथों जो इंडिया को हजीमतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, उस पर भी बात करेंगे। और फिर एक और बुरी खबर विमेन वर्ल्ड कप से इंडिया के लिए आई है, उस पर भी बात करेंगे। कुछ पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबरें नहीं आ रही। पाकिस्तान को टीम बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज स्पेशली। और उसके बाद आपको पता है कि इंग्लैंड का भी दौरा है और इंग्लैंड के कप्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अचानक रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। कुछ इसके ऊपर भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, इंडिया वर्सेस आयरलैंड पे पहले बात कर लेते हैं। जुमे को आयरलैंड ने बेलफास्ट में पहली शिकस्त दी थी। फर्स्ट एवर विन, दैट वाज देयर फर्स्ट एवर विन अगेंस्ट इंडिया इन T20 इंटरनेशनल। तो वो भी एक अपनी जगह पे बहुत बड़ा कारनामा था और उस पे भी आयरलैंड की टीम बहुत खुश थी। नई इंडियन टीम है, इट्स अ न्यू लुक इंडियन टीम बिकॉज इसमें सूर्य कुमार यादव नहीं है, इसके अंदर कुछ और बड़े नाम नहीं है, कप्तान बदल गया है। और आपको पता है श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है। और उसके साथ जो हुआ है बतौर कप्तान कि आप पहली ही अपनी सीरीज हार गए हैं और 2 लगातार मैचेस आप आयरलैंड जैसी टीम के अगेंस्ट हारे हैं। ये एक बहुत ही शर्मनाक किस्म की शिकस्त है टीम इंडिया के लिए। और वो टीम इंडिया जिसने इससे कबल 16 लगातार सीरीज जीती हैं, 16 लगातार सीरीज T20 इंटरनेशनल सीरीज जीतने के बाद ये इंडिया की 7वीं सीरीज में पहली हार है, और वो भी आयरलैंड के अगेंस्ट। टफ कंडीशंस थी, मुश्किल कंडीशंस थी ऑब्वियसली। और वो बल्लेबाज जो आईपीएल में छाए रहते हैं, जो वहां पर उनको फ्लैट कंडीशंस मिलती हैं, फ्लैट पिचेस मिलती हैं, और वहां पर वो दुनिया को बताते हैं कि उन जैसा कोई बल्लेबाज नहीं है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं और टेस्टिंग कंडीशंस में आते हैं तो वो बल्लेबाज जो हैं वो फिर आपको वो कुछ करते हुए दिखाई नहीं दिया। आज भी आपने देखा कि जिस तरीके से जो हालांकि बॉलिंग में उन्होंने कमबैक किया, किसी हद तक आप कह सकते हैं कि एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि शायद जो आयरलैंड की टीम है, जिस तरह से उनके टॉप ऑर्डर ने बल्लेबाजी की, ऐसे लग रहा था कि शायद वो 190-200 के करीब करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन आपने उनको 160 से कम पे रखा। ये एक अच्छा कमबैक था बॉलर्स की तरफ से, और खासतौर पे जो डेब्यूटेंट आए हैं उन्होंने आज अच्छी परफॉर्मेंस का, प्रिंस जिनका नाम है प्रिंस यादव, उन्होंने आज अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई बीइंग अ बॉलर। और 3 विकेटें भी हासिल की उन्होंने अपने डेब्यू पे। लेकिन भाई बल्लेबाजों का क्या करें इन कंडीशंस में? ठीक है, आपके बॉलर्स ने अच्छा कमबैक कर लिया, उनको एक स्कोर के ऊपर महदूद भी कर लिया, और वो चेजेबल स्कोर था और मुझे लग रहा था कि इंडिया चेज कर जाएगा। लेकिन वहां पर जब आपके दोनों ओपनर्स गोल्डन डक के ऊपर आउट हो जाएं, जो आपके बड़े ओपनर्स हैं ऑब्वियसली, जो संजू सैमसन है, साथ में अभिषेक शर्मा है, जो कि आपको पता है कि जो हमारी जो सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस है उसमें तो वो पकड़ा नहीं जाता भाई, फ्लैट पिचेस के ऊपर तो पकड़ा नहीं जाता वो। लेकिन यहां पे जब आपके दोनों ओपनर्स गोल्डन डक पे आउट हो जाए और आपकी टीम तो बिल्कुल नीचे लग जाती है। और उसके बाद में आने वालों ने भी कोई खास कारनामा सरंजाम नहीं दिया, सिवाय तिलक वर्मा के जो हमें लगा कि भाई उसने कुछ रेजिस्टेंस दिखाई है और वो मैच को खैर आगे तक लेकर के गया। और आखिर में हर्षित राणा ने भी मैच में खासी जान डाल दी थी, क्योंकि ये मैच लग रहा था कि लास्ट बॉल तक चला जाएगा
और ऐसा लग रहा था कि शायद हर्षित राणा कुछ अनबिलीवेबल कर जाएं, लेकिन वहां पे टेक्टर जो हैं, वो टेक्टर ब्रदर्स जो हैं, उन्होंने काम डाल दिया। एक ने बॉल की, एक जो है वो बाउंड्री पे खड़े होकर उसने सेकंड लास्ट बॉल पे कैच पकड़ लिया। हालांकि आखिरी बॉल पे छक्का लगा, लेकिन उसके बावजूद आयरलैंड ये मैच जीत गई, 1 रन से जीती, लेकिन ये जीत है और ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि उनके लिए ये जो वीकेंड है ये बड़ा जबरदस्त, ये ओवरऑल वीक बड़ा जबरदस्त रहा, क्योंकि उनकी विमेन टीम ने जो है वो इसी वीक के अंदर जो है वो शिकस्त दी वेस्ट इंडीज को विमेन वर्ल्ड कप में, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा। फिर फ्राइडे को मैच जीता अगेंस्ट इंडिया, पहली फर्स्ट एवर विन अगेंस्ट इंडिया, और ये 2 टाइम की लगातार दो बार जीतने वाली वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम है। जी हाँ, 2024, 2026 और उसके बाद फिर 2007, 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन, और उसके साथ ये सलूक किया है, ये बहुत ही शर्मनाक किस्म का है। इंडियन क्रिकेट फैंस ऑब्वियसली सदमे से 2-4 होंगे और इंडिया का मीडिया भी रोएगा और याद करेगा कि भाई इससे बेहतर तो सूर्या कुमार यादव था, उसकी कप्तानी अच्छी थी, आपने उसको निकाल के एक नई टीम को खड़ा कर दिया और अब जो है वो नई टीम जो है वो कुछ परफॉर्म नहीं करे। वैसे हैरान हूं, वैसे तो यहाँ पे सूर्या कुमार यादव भी होता तो मुझे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ते हुए नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि टेस्टिंग कंडीशंस जहां भी होती हैं वहां पे इंडिया की बल्लेबाजी जो है वो स्ट्रगल करती है, और आज भी वो स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी। उधर जो इंडिया की विमेन टीम है वो जनाब विमेन वर्ल्ड कप से, T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, ऑस्ट्रेलिया ने उनको शिकस्त दे दी है, और यूं जो एक ख्वाब था इंडिया का सेमीफाइनल्स में पहुंचने का वो भी टूट गया। तो दोहरा दुख आज इंडियन क्रिकेट फैंस को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहरहाल ये तो उनकी क्रिकेट है और ऑब्वियसली उनकी क्रिकेट में ये एक डाउनफॉल की निशानी दिखाई दे रही है, क्योंकि आयरलैंड से शिकस्त कम से कम ये इंडियन क्रिकेट के लिए एक वेकअप कॉल है कि क्या उनका जो टैलेंट है वो इस काबिल है आईपीएल का, कि वो टेस्टिंग कंडीशंस में, जहां पे कंपैटिटिव कंडीशंस हो, खासतौर पे आगे आने वाला जो वर्ल्ड कप है वो खैर ओडीआई का है जो कि साउथ अफ्रीका में होना है, वहां भी उनकी बैटिंग को टेस्ट किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में क्या इंडिया की टीम जो है वो उनके खासतौर पे उनकी जो बल्लेबाजी है वो क्या दुनिया को टफ टाइम दे सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल अब सवाल पाकिस्तान के हवाले से भी है कि पाकिस्तान के दौरा वेस्ट इंडीज के लिए टीम बनाने में दुश्वारी हो रही है। आपको पता है कि मोहम्मद रिजवान अनफिट हैं, साउथ शकील के बारे में खबर आ रही है कि वो भी शायद अनफिट हैं और वो भी रिकवरी मोड में उनका ऑन हुआ है। तो ऐसी सूरत में नए लड़कों को जो है वो टीम में दाखिल किया जा रहा है। कामरान गुलाम की वापसी हुई है, 1-2 और यंगस्टर्स जो हैं वो उनको लाया गया है, और रोहेल नज़ीर को लाया गया है। गाजी गौरी तो पहले ही हैं, वो थोड़ा बहुत अपना पोटेंशियल दिखा भी चुके हैं। फिर कप्तान बदल रहा है, ऑब्वियसली आगा जो है उनको कप्तान बनाने का प्लान किया जा रहा है। उनके बारे में अभी तक उनका वो बाकायदा ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली ये भी कंफर्म है कि शान मसूद इज नॉट गोइंग टू बी द पाकिस्तान कैप्टन इन दिस सीरीज, और वो अगर अपनी जगह बरकरार रख पाते हैं बतौर एक प्लेयर तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी वो अपनी जगह बनाते हुए मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसी सूरत में बॉलिंग भी एक बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन बॉलर्स के हवाले से अब टीम जो है उसको जो उन्होंने जो समझ लेंगे बॉलिंग का जो सेटअप है उसको खबरें आ रही हैं कि कुछ कंप्लीट किया है पाकिस्तान ने, जो अपने 4 फास्ट बॉलर्स और 1 ऑलराउंडर का फैसला कर लिया गया है। मोहम्मद अब्बास उसमें शामिल है, मोहम्मद अली को दोबारा मौका दिया गया है। उनका डोमेस्टिक का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको पता है इंग्लैंड के खिलाफ उनको बहुत मार पड़ी थी, लेकिन उस बेचारे में उसमें इंग्लैंड का ना कोई कसूर था ना उसका कसूर था, क्योंकि सारे ही बॉलर्स कुछ भी नहीं कर पाए थे और पाकिस्तान वो सीरीज बहुत बुरे तरीके से हारा था। और उसकी वजह ये थी, आपको याद होगा कि जो पिचेस थी वो बल्लेबाजों के लिए सूटेबल थी, बॉलर्स को उस तरह से मदद ही नहीं वहां से मिल रही थी। वो बेचारे बॉलर फ्लैट पिचेस के ऊपर क्या करते। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि वेस्ट इंडीज में लो स्लो पिचेस होती हैं, स्लगिश पिचेस होती हैं, वहां पे शुरू में रेड बॉल के साथ बॉलर्स को मदद भी मिलती है। तो मोहम्मद अली इज अनदर चॉइस जिनको मौका दिया गया है। नो हसन अली, नो शाहीन शाह अफरीदी, और उनको तो टेस्ट से वैसे ही बाहर कर दिया गया है। वो अब सिर्फ आपको वाइट बॉल ही खेलते हुए नजर आएंगे। आपको खबरें मिली होंगी
जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, कैटेगरीज के हवाले से, तो वो बाबर आजम भी अब आपको टेस्ट और ओडीआई खेलते हुए नजर आएंगे, वो T20 में आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। ये भी खबरें आ रही हैं। लेकिन बहरहाल तीसरे जो फास्ट बॉलर हैं वो खुर्रम शहजाद हैं, और वो ऑब्वियसली एक परफेक्ट चॉइस हैं। उनकी जगह बनती थी मोहम्मद अब्बास के साथ, खुर्रम शहजाद की भी कंफर्म जगह बनती थी, और उनकी फिटनेस को लेकर के मसाइल होते हैं, लेकिन नाउ ही इज फिट। मंडी बहाउद्दीन से उनका ताल्लुक है और वो अपनी जगह बनाने में कामयाब हो रहे हैं इस पाकिस्तान के स्क्वाड में। और जो एक बड़ी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग इंक्लूजन है वो जो सामने आ रही है, वो उबैद शाह की शक्ल में सामने आ रही है, जो कि अपने 16 या 17 उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले जिसमें 72 विकेटें वो ले चुके हैं। और वो आपको पता है कि नसीम शाह के छोटे भाई हैं, और अच्छा उनका भी स्पीड भी अच्छी है, 140 प्लस की रफ्तार से वो बॉल करते हैं। और जो पाकिस्तान को ज़रूरत है, एटलीस्ट एक फास्ट बॉलर पाकिस्तान के पास रियल मीनिंग्स में होना चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान की टीम मशहूर थी फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि पाकिस्तान इन 4 फास्ट बॉलर्स के साथ क्या कारनामा सर अंजाम देता है। उबैद शाह डेब्यू कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, एटलीस्ट ये जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है उसमें, और फिर आगे चल के इंग्लैंड की पाकिस्तान ने अगस्त में सीरीज़ खेलनी है, तो वहाँ भी कोई ये इन्हीं बॉलर्स के साथ पाकिस्तान की टीम जा सकती है। बल्लेबाजों में तब्दीली हो सकती है, क्योंकि उस वक्त तक मुमकिन है मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील फिट हो जाए, तो बल्लेबाजों में तब्दीली हो सकती है। बॉलर्स मुझे लगता है कि यही सेटल करेंगे, और ये अच्छे ऑप्शन साबित होंगे इंग्लैंड की कंडीशंस में। तजुर्बा कम है, लेकिन उसके बावजूद अब आपने आगे लेकर के चलना है अपनी क्रिकेट को, तो अगर बड़े नाम अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको यंगस्टर्स के साथ ही चलना है। आमिर जमाल को दोबारा मौका मिल रहा है जी, एक ऑलराउंडर के तौर पे, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। वो हमें शुरू में नज़र आए, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा अताब में नज़र आए, उनके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सीज ने भी जन्म लिया, लेकिन लगता है कि अब उन्होंने भी अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया है, और अब उनको एक बार फिर से पाकिस्तान में बतौर एक ऑलराउंडर मौका मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। आई एम हैप्पी फॉर इट, और उम्मीद करता हूं कि अब जो उनको मौका मिलेगा वो उसके ऊपर उस मौके का फायदा भी उठाएंगे। उधर बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। वो टेस्ट कप्तान थे, आपको पता पाकिस्तान को अगस्त सितंबर में इंग्लैंड का 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दौरा करना है, उससे पहले उनकी तरफ से ये रिटायरमेंट का ऐलान होना ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। बहुत बड़ा नाम इंटरनेशनल क्रिकेट का। एक वक्त में आपको पता है कि उनको वो लास्ट ओवर जिसमें वेस्ट इंडीज के वो कहते हैं ना रिमेंबर द नेम वाला वो मैच जो है, उसमें जो उनको मार पड़ी थी कार्लोस ब्रैथवेट की जानिब से, और जिस तरह से वो मैच इंग्लैंड हारी थी, फिर उसके बाद उस बंदे ने कैसा कमाल का कमबैक किया, और फिर उसकी वो जो हेडिंगले की उसकी इनिंग्स और इंग्लैंड को जितवाना, और फिर उसके बाद वर्ल्ड चैंपियन बनवाना, सब चीजें मतलब क्या किस तरह से वो कहते हैं ना बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे इंसान इरादा कर ले तो मुश्किलात से निकल आता है, और अगर उसमें टैलेंट हो, उसके अंदर हो टैलेंट, तो वो अपने उस टैलेंट का फायदा उठा के आगे बुलंदियों की तरफ जा सकता है। एक बड़ा सितारा क्रिकेट का, बीच में थोड़ी कंट्रोवर्सीज भी रही, उसके बाद आपको पता है कि अब वो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, और ये एक बड़ा नाम क्रिकेट का जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से चला गया। इससे पहले जो है वो और भी कुछ नामों ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।